कहानी है सुंदरबन जंगल की। रानो और टोनू चिड़ी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन आज भी रानो अपने पति से आंख मिलाने से भी खौफ खाती थी। अरे रानो, मेरी चाय कहाँ है? रानो को टोनू चिड़ी से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने टोनू चिड़ी को चाय देते वक्त चाय का कप टोनू चिड़ी पे गिरा दिया। अरे जला दिया, अरे जला दिया। भगवान, कैसी बीवी दी है आपने मुझे। तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रानो कितनी भी विनती करे, लेकिन टोनू चिड़ी को उसकी कोई प्रार्थना सुनाई नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए रानो को मारता था। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। रानो बेचारी रो रो कर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। रानो की पड़ोसन लाडो चिड़िया अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे पति ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है, तो छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवाय और मेरा है ही कौन? जब मैं 2 साल की थी, जब मेरे पिता का देहांत हो गया, अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ न कुछ काम कर, तेरा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं लाडो, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे पति के घर से सिर्फ तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। रानो की पड़ोसन ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानो है कि किसी की नहीं सुनती थी। रानो भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसको खुद पर से भरोसा ही उठ गया था। कुछ महीने बाद टोनू चिड़ा रानो को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रानो की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, वो लड़का है या लड़की, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 20,000 रुपए देने को राजी हूँ। रानो चिड़िया घर आई तो परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर उसके पेट में बेटी हुई तो टोनू चिड़ा उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन टोनू चिड़ा रानो को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी बेटी। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। क्या इसे गिराना है? डॉक्टर रानो की ओर देख रही थी, लेकिन टोनू चिड़ा बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना बस, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 दिन बाद कर सकते हैं। रानो परेशान होती हुई घर आई और वो रोने लगी। जब टोनू चिड़ा आया तो रानो उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। तुझे ये बेटी चाहिए? मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए बेटी चाहिए तुझे? फिर टोनू चिड़े ने फिर से रानो को पीटना शुरू कर दिया। रानो बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। रानो का पति रोज उसे पीटता था। तीसरी रात रानो को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे,
ये सोचते सोचते ही रानो सो गई। उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ रानो। और हड़बड़ाहट में रानो की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। चल, समय हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल और ना मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जवान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी तो देखूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार टोनू चिड़ी ने अपना हाथ उठाया तो रानो ने हाथ रोक लिया और रानो ने टोनू चिड़ी को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे अलग ही ताकत उसके शरीर में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगी। मेरे बेटी को मारेगा? मार के तो देख, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। रानो ने टोनू चिड़ी की खूब मार लगाई और मारते मारते टोनू चिड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ रानो ने टोनू चिड़ी और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये पक्षी मेरा पति है, इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। रानो की एफआईआर दर्ज हो गई। टोनू चिड़ा और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रानो घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया रानो, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद रानो ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। रानो चिड़िया खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान पति से आजादी मिल चुकी थी। कुछ महीने बाद रानो ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। रानो को उसकी जिंदगी में अपनी बेटी के आने से बहुत सारी खुशियां हासिल हो गई थी। ये कहानी है एक अमीर कौवे के परिवार की। कालू कौवा अच्छा खासा पैसे कमाता था और जंगल की बीचों बीच उनकी कोठी थी। इतना सब होने के बावजूद भी कालू और गौरी जंगल के सबसे कंजूस पक्षी थे। वे अपने घर से कभी दूसरे पक्षी को कुछ नहीं देते। फिर एक दिन चिड़िया मिट्ठू उनके घर आते हैं। चिड़िया मिट्ठू, आप दोनों यहाँ क्या हुआ? कालू, हम तो गरीब पक्षियों के लिए चंदा मांगने आए हैं। हाँ कालू, जंगल के इस पार जो पक्षी बिना घर के रहते हैं उनके लिए गर्म स्वेटर और गर्म कंबल देने का सोचा है हम दोनों ने। क्या कहा? स्वेटर और गर्म कंबल? कुछ पता भी है आपको महंगाई कितनी बढ़ गई है? अरे कालू भैया, ठंड शुरू होने वाली है और एक पक्षी थोड़ी ना पूरा खर्चा उठाएगा। हम सब मिलकर पक्षियों का खर्चा उठाएंगे। बहुत दुआएं मिलती हैं। ना ना चिड़िया, हमें किसी की दुआएं नहीं चाहिए। आप ही करो जो करना है। मैं तो अपने घर से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। गौरी, हम कौन सा तुमसे अपने लिए पैसे मांग रहे हैं जो तुम इतना सुना रही हो? मैंने भी 500 दिए हैं गरीबों के लिए। ओए बड़ी चोच वाले तोते, तेरे घर में आती होगी फ्री की कमाई, तभी तो इतना दयालु बनता है। अब भाग यहाँ से। मिट्ठू भैया, चले अब यहाँ से। आज के बाद इन कंजूसों के घर कभी नहीं आएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक बूढ़ी पक्षी उनका दरवाजा खटखटाती है।
बेटी कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से जाएं। ये क्या कहती हो बेटी, भगवान ने तुम्हें इतना अमीर पक्षी बनाया है और तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। बूढ़ी पक्षी ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी का बेटा चक्कू कौवा कटोरी में खीर लेकर बाहर आता है। बूढ़ी दादी, हमारे घर में आज खीर बनी है, आप ये खा लें। जुग जुग जी बेटा, तेरे ऊपर भगवान का हाथ हमेशा रहे। जग्गू, ये खीर लेकर अंदर जा और खबरदार, जो बाहर झांका भी, लागत से बनती है खीर, मैंने बांटने के लिए नहीं बनाई। अपने मामा की ये बात सुनकर जग्गू कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और बूढ़ी माँ जी, आप अभी तक यहीं हो, जाने का भी कुछ लोगी क्या? ना बेटा, मुझे तेरे घर से बहुत कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। भगवान करे तेरा घर ऐसे ही भरा रहे। ऐसे बोलकर वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। हाँ, आई बड़ी मुझे बददुआ देने वाली, इन भिखारियों ने मुझे परेशान कर रखा है। पता नहीं भगवान ऐसे पक्षियों को बनाता ही क्यों है। क्या हुआ गौरी, इतना गुस्सा किस लिए हो रही हो? फिर गौरी को भी अपने पति कालू को सारी बात बता देती है। बिल्कुल ठीक किया गौरी आपने, अब से कोई भी पक्षी आए उसे ऐसे ही सुनाकर भगाना है। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। अब तो कोई भी भिखारी उनके घर जाने से पहले 100 बार सोचता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के चलते कालू कौवे का धंधा भी ठप हो जाता है। गौरी, घर के कागजात कहाँ है, जल्दी मुझे दो। पर क्यों कालू जी? गौरी, बिजनेस में भारी घाटा हुआ है, तो दूसरी कंपनी वाले बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो उनके पास इस घर को गिरवी रखना है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। कालू, अगर फिर भी आपका बिजनेस ठीक नहीं चला तो क्या होगा? क्या होगा, हम घर से भी बेघर हो जाएंगे। ये कहकर कालू कौवा घर के कागजात ले जाता है और दूसरे पक्षी के पास गिरवी रख देता है। काफी समय बीत जाता है, मगर कालू के काम में कोई भी सुधार नहीं होता और वो घर से भी बेघर हो जाते हैं। चलो चलो जल्दी घर खाली करो, आज से ये घर मेरा है। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे, घर भी नहीं रहा हमारे पास। गौरी, चलो, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा। फिर कालू गौरी अपना बैग लेकर घर से निकल जाते हैं। रात होने वाली थी, उन्हें अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला था। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। भगवान ने हमारे कैसे दिल ला दिए। एक समय था जब मैं रानियों की तरह रहती थी और आज देखो भिखारियों की तरह फिर रही हूँ। गौरी, रात होने को है और ठंड भी पड़ रही है, हम कैसे पूरी रात बिताएंगे? मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है। मम्मा पापा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास जो भी भोजन था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। वो तीनों ऐसे बहुत परेशान थे। तभी जग्गू कौवे को बूढ़ी पक्षी दिखाई देती है जिसे वो खीर देना चाहता था। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे खीर देने से मना किया था, अब यहाँ कैसे हो? बूढ़ी माँ जी, हमारा सब लुट गया, अब हम भी तुम्हारी तरह घर से बेघर हैं। समय का पहिया बहुत बलवान होता है, तेजी से दौड़ता है, कभी नहीं रुकता। इसलिए कहती हो, अच्छे कर्म करो जिससे भगवान हमारा साथ कभी ना छोड़े। गौरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें अपनी आज तक की सारी गलतियाँ समझ आ जाती हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर बूढ़ी पक्षी से माफी मांगते हैं। बूढ़ी माँ जी, हमें माफ कर दो। मुझे पता चल गया किसी की मदद करने से ही काम में ज्यादा बरकत होती है। चलो, अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इतनी ठंड में रात कहाँ बिताओगी? मेरे साथ चलो, मेरे गरीब झोपड़े में रात गुजार लेना, कम से कम वहाँ ठंड तो नहीं लगेगी। फिर वो तीनों बूढ़ी पक्षी के साथ चले जाते हैं
वहीं भोजन खाते हैं और चटाई बिछाकर सो जाते हैं। रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जग्गू कौवा नींद से जग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे सर पर ठंडी तेज हवा चल रही है। बेटा जग्गू, चुप करके सो जा, हवा तो इस पूरे झोपड़े में आ रही है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जग्गू को तेज बुखार था। बूढ़ी माँ जी, जग्गू को तो तेज बुखार है। रात भर झोपड़ी में ठंडी ठंडी हवा जो आती रही। बेटा ये काढ़ा जग्गू को पिला दे, मैं अक्सर यही पीती हूँ, इससे बुखार तुरंत ही भाग जाएगा। फिर गौरी को भी वो काढ़ा जग्गू को पिला देती है। बूढ़ी पक्षी बाहर से गोबर लाती है और झोपड़ी के सुराख को बंद करती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? और इस गोबर से तो झोपड़ी में दुर्गंध आएगी। गौरी बेटा, इस गोबर के लीपने से झोपड़ी के अंदर हवा नहीं आएगी और जग्गू को ठंड भी नहीं लगेगी। और बदबू का क्या है, वो तो सूख जाने के बाद अपने आप ही मिट जाएगी। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? आप दिल के कितने अच्छे हो, जो खुद बेकारी होती हुए भी हमारी इतनी मदद कर रही हो, मेरे बेटे को इतना प्यार दे रही हो। बस कर गौरी, बस कर, वो किसी के साथ भी ना करना। एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन कटता है। फिर गौरी कौवी भी झोपड़ी को गोबर लगाती है। रात हो जाती है। अब ठंडी ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर नहीं आ रही थी और वह सब सुकून से सो जाते हैं। बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और हाँ, कोई शरारत न करना। मम्मा, कुक्कू को समझा दे, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। झूठ मम्मा, बहन झूठ बोल रही है, मैं तो कोई शरारत नहीं करता, बल्कि बहन मुझे तंग करती है। घर का दरवाजा बंद कर लो, बच्चों मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, आप गुड़िया बहन चुड़ैल हो, बोलते रहो। मम्मा कहती है कुक्कू के किसी भी बुरी बात का जवाब नहीं देना। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। फिर वही शरारत शुरू कर दी। जब मम्मा घर में थी तब तो आपको प्यास नहीं लगी और अब मम्मा की जाते ही आपको प्यास लग गई है। गुड़िया चिड़िया की मना करते ही कुक्कू तो रोने लग जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। बहन, अगर आप मुझे पानी नहीं लाकर दोगी तो मैं खुद ही नदी पर चला जाऊंगा। नहीं नहीं कुक्कू भाई, आप अभी छोटे हो। अच्छा, मैं ही पानी लेने जाती हूँ, मगर आप घर से बाहर न जाना। फिर गुड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मैंने बहन को पागल बना दिया, अब मैं भी थोड़ा घूम आता हूँ। ऐसे तो कोई भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता। ऐसा सोचते हुए कुक्कू भी गुड़िया के पीछे पीछे ही घर से बाहर निकल जाता है। वो पहले कभी अकेला घर से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसे किसी दिशा का तो पता न था। वो उड़ता हुआ थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। शरारती जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुक्कू, तुम अकेले घर से बाहर कैसे आ गए? मम्मा सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने बहन से झूठ बोला कि मुझे प्यास लगी है। बहन पानी लेने गई और मैं बाहर निकल आया। चलो मैं तुम्हें मीठा फल खिलाता हूँ। जग्गू कौवा, जो बहुत ही शरारती था, उसे एक शरारत सूझती है और वह कुक्कू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। बहुत मीठा फल है ये, खा लो। जग्गू, मगर मेरी मम्मा तो कभी ऐसा फल घर में नहीं लाई। इस फल का केवल मुझे ही पता है, अब जल्दी से खा लो। जग्गू कुक्कू को उस जहरीले फल के पास ले जाता है और कुक्कू को वो फल खाने को कहता है। पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगा।
देखो मैं भी खा रहा हूँ। जग्गू एक फल तोड़कर अपने चोंच की तरफ करते हुए पीछे गिरा देता है और अपनी चोंच झूठ मूठ में ही हिलाने लगता है। वाह, मजा आ गया, बहुत मीठा फल है। जग्गू को वो फल खाता देखकर कुक्कू भी एक फल तोड़कर खा लेता है। जग्गू, ये तो कड़वा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं ये फल खाकर। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। हा 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 हा। जग्गू कुक्कू का मजाक उड़ा रहा था कि कुक्कू पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जग्गू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू भाई, आप कहाँ हो? मगर कुक्कू तो घर में ना था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुक्कू घर से बाहर चला गया। अब मम्मा तो मुझे ही डांटेगी। गुड़िया की मम्मा भी सब्जी लेकर आ जाती है। गुड़िया, कुक्कू कहाँ है? मम्मा, जब आप घर से बाहर गई तो कुक्कू रोने लगा और पानी मांगने लगा। जब मैं नदी से पानी लेने गई तो कुक्कू बाहर चला गया। तुम बड़ी हो और बड़े ही छोटे का ख्याल रखते हैं। अब जल्दी चलो, उसे ढूंढ कर ले आ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुक्कू को ढूंढने जाती हैं। सामने से गौरी कौवी भी भागती हुई आ रही थी। वो उन्हें रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, मेरे जग्गू ने बताया कि कुक्कू पहाड़ों पर कड़वे फल के पास गिरा पड़ा है। शायद उसने कड़वा और जहरीला फल खा लिया है। गुड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं। कुक्कू, उठो मेरे बेटे, उठो। इस जड़ी बूटी के पत्ते कड़वे फल के असर को खत्म करते हैं। मैं इन्हें कुक्कू के मुंह में निचोड़ती हूँ। फिर गौरी उन हरे पत्तों का रस कुक्कू के मुंह में निचोड़ती है। थोड़ी देर बाद कुक्कू होश में आ जाता है। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? भगवान का शुक्र है कुक्कू भाई, आप ठीक हो। आपकी वजह से हमेशा मेरी बेइज्जती होती है। मम्मा, जग्गू ने मुझे ये फल दिया था। चिड़िया बहन, क्या करूँ, वो तो बहुत शरारती है। वो तो अच्छा हुआ जो उसने ऐसा करने के बाद जाकर मुझे बता दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कुक्कू बेटा, कोई ऐसे भी तंग करता है अपनी मम्मा को? मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। और गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला कि मुझे प्यास लगी है। फिर गुड़िया कुक्कू को अपने गले से लगा लेती है और वो सब खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए।